साल 2014 भारत के राजनीतिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस दौरान जहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मैंडेट के साथ केंद्र की सत्ता में दाखिल होती है, वहीं देश लंबे समय से एक नकारात्मक माहौल से जूझ रहा था। आए दिन तत्कालीन सरकार में लेकर के घोटालों के खुलासे हो रहे थे। ऐसे में देश की जनता के मन में एक निराशा का भाव था। इसी दौर जाने माने समाज सेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक आंदोलन खड़ा होता है। आंदोलन लंबा चलता है, देश की जनता इससे जुड़ती है, बहुत लोगों को उम्मीदें होती हैं और हम सभी जानते हैं, इस आंदोलन की कोख से एक पार्टी का जन्म होता है। इस पार्टी के अधिकांश जो सदस्य थे, वो पेशेवर रूप से राजनीतिज्ञ नहीं थे। बहुत से लोग अपनी नौकरी छोड़कर, वकील अपनी वकालत छोड़कर, छात्र अपना अध्ययन छोड़ करके इस आंदोलन में जुड़े। जब यह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कोख से निकलती है और दिल्ली के चुनाव में जाकर चुनाव लड़ने का फैसला करती है, तभी इस पार्टी के ऊपर पार इनके साथियों के द्वारा कई तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं। बहरहाल राजनीति में सवाल उठाना, आरोप लगना एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव होते हैं और पहली बार दिल्ली के अंदर चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते रह जाती है। कुछ दिन के लिए ही सही, अपनी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन एक जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि इस पार्टी के अधिकांश सदस्य राजनीतिज्ञ थे, पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं थे। इन्होंने जो बातें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के दौरान कही, उसको तवज्जो देते हुए जो कांग्रेस का समर्थन था सर, उससे अलग हो गए। दोबारा चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई और लगातार दूसरी बार दिल्ली की सत्ता में काबिज है। इसके साथ साथ पार्टी के द्वारा दिल्ली से बाहर कदम बढ़ाए गए और पंजाब जैसे बड़े और महत्वपूर्ण सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी कार्यशैली और राजनीति के तौर तरीके पर कई राजनीतिज्ञ सवाल उठाते रहे, टीका टिप्पणी करते रहे, जो कि एक राजनीति का हिस्सा भी है। लेकिन वर्तमान में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इसी आरोप में सीबीआई के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। राजनीति के अंदर जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि आरोप लगना बड़ी बात नहीं है, जेल गए हैं, दोषी है नहीं है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस बीच एक चीज दिखाई देती है कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीति करने का ट्रेंड था, तरीका था, शैली थी, जो जिस तरह से विरोध दर्ज कराते थे, इस मामले में वह चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर के कई लोग यह बात भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बदला हुआ रवैया इस बात की तफ्तीश करता है या आशंका पैदा करता है कि कहीं ना कहीं जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उस भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी पार्टी का हाथ पैर फंसते हुए दिख रहे हैं। खैर, जो भी है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और एनसीआर खबर के संपादक आशु भटनागर जी। आशु सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। और सर, आप देख रहे हैं, आपने आम आदमी पार्टी की राजनीति को, उनके राजनीति करने के ट्रेंड को काफी करीब से देखा है। ये लोग एक परंपरागत राजनीति की लीक से हटकर राजनीति करते रहे हैं। भले ही इनकी सत्ता हो, हम लोगों ने देखा दिल्ली के अंदर किस तरह से 26 जनवरी के परेड से पहले मुख्यमंत्री विरोध के रूप में सड़कों पर लेटते हैं, अपनी ही सरकार को, एलजी को लेकर इनकी तनातनी रहती है। लेकिन इस बार जो अरविंद केजरीवाल के सिपह सलार मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी की वह विरोध का एग्रेसिव तरीका दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो क्या इस बात को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भ्रष्टाचार की लड़ाई में कोई चूक हुई है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, समस्या तब शुरू होती है जब आप अपने ही ग्राउंड पर आरोपी बन जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरंभ से ही छापा मार शैली की राजनीति की है, यानी आरोप लगाओ और भाग जाओ।
आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ आरोपों के एक 300 पेज का दस्तावेज दिखाया और ये कहा कि 15 साल से काबिज इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, बस घोटाले किए हैं। लोगों ने उस समय उनकी बातों को माना और ये सच माना अन्ना हजारे की वजह से कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो सही है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ये मान चुकी थी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, उसका विकल्प है, और इसीलिए उनको समर्थन और जबरदस्त सीटें भी दी और 2 बार दिल्ली की सरकार बनाने का मौका दिया, तीसरी बार, बल्कि 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन जो आप कहते हो अगर वो आपके कार्यशैली में दिखाई नहीं देता है तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। जो छापामार शैली यूज करते समय अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अगर किसी पे आरोप लगा है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, वही अरविंद केजरीवाल सरकार बनने के बाद, मनीष सिसोदिया तो बहुत आगे की बात है, सरकार बनने के बाद उनके पास उनके जिस भी साथी पर आरोप लगे उन्होंने उसको पहली लाइन में डिक्लाइन कर दिया, ये कहकर कि मैंने इनके सारे पेपर जांच लिए हैं, ये बिल्कुल सही है। और बाद में जब उसी आदमी के खिलाफ जांच हुई तो वो जेल चला गया। और ऐसा 1, 2, 3 नहीं, आधा दर्जन उदाहरण हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के कई सदस्य आज जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति को डेंट लगना शुरू हुआ है वो 1 साल पहले से बड़ा लगना शुरू हुआ जब सत्येंद्र जैन जेल जाने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिए और आम आदमी पार्टी बड़ी बेशर्मी के साथ खुद को ईमानदार बताते हुए ये राजनीति करती रही। समस्या अच्छा मनीष सर, ये सिसोदिया, हाँ, यह एक चीज में आपके सवाल जो जवाब बात कर रहे हैं उससे चीज और निकलती है। एक तरफ तो लगभग 8 महीने से एक भ्रष्टाचार के आरोप में सत्येंद्र जैन जेल में होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल खारिज हो जाती है, उसके बावजूद उनका इस्तीफा नहीं होता है। उनका पूरा बचाव अरविंद केजरीवाल करते रहे, जबकि जो आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि आरोपी व्यक्ति को इस्तीफा नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर के अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में हमने देखा कि जैसे ही सीबीआई के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया, दूसरे दिन उनका इस्तीफा होता है और उनके साथ सत्येंद्र जैन का इस्तीफा होता है। तो ये बात थोड़ा 2 सवाल पैदा होते हैं कि क्यों तो 8 महीने तक सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं हुआ, और अगर ये उनकी राजनीति का एक अलग पहलू था कि हम अपने विधायक के नैतिक रूप से या उनके समर्थन में है, तो फिर यह चीज मनीष सिसोदिया के मामले में क्यों गायब हो जाती है? क्यों फिर मनीष सिसोदिया के साथ साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया जाता है? क्या अरविंद केजरीवाल की ये एक राजनीति का स्ट्रेटेजी है या इनको पर इतना नैतिक दबाव बन गया है, या क्या है, थोड़ा बताइएगा। देखिए, ना तो ये इनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी है, ना ही ये नैतिक दबाव है। क्योंकि नैतिक दबाव होता तो 3 महीने पहले जब मनीष सिसोदिया पे पहली बार आरोप लगे थे इन मामलों को लेके, तभी आप इस्तीफा दिलवा चुके होते। असल में जो इनकी छापामार आरोप लगाने की शैली थी, अब जब ये उस चक्र में फंसना शुरू हुए, सत्ता पाना या शिखर को पाना आसान काम होता है, शिखर पर बने रहना मुश्किल काम होता है। सफलता को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आज इसी परिस्थिति से गुजर रही है। जब अरविंद केजरीवाल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे तो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, इन्होंने आरोप पर आरोप लगा दिया कि अगर मनीष सिसोदिया दोषी हैं तो सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर ले। चूंकि उस समय गुजरात इलेक्शन चल रहे थे तो इनको यह लगा कि इस तरीके से हम एग्रेसिव मोड में जाएंगे और अगर किसी वजह से गिरफ्तार करने की कोशिश बीजेपी करती है तो हमको चुनावों में बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने इस बात को पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पलड़े में डाल दिया और उनको नैतिक तौर पर इस मामले को डील करने को कहा। सीबीआई ने पूरी तैयारी के बाद जब उन्होंने एक एक आदमी से उसका वक्तव्य ले लिया, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए, तब जांच के लिए बुलाया। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने 3 दिन पहले जांच से एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि 25 तारीख को मनीष वहां जाएंगे और वहां उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
असल में उनको अंदेशा नहीं था कि ये गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कहानी ऐसी थी जैसे शेर आया शेर आया शेर आया, और जब सच में शेर आया तो उनके होश उड़ गए कि ये तो सच में गिरफ्तार कर लिया। अदरवाइज चूंकि उनको आदत पड़ गई थी कि अगर हमारा आदमी दोषी है तो गिरफ्तार कर लो। वो जो उनका ट्रैक था शीला दीक्षित के मामले में कि इन्होंने घोटाला किया है, इस्तीफा दो, वो ट्रैक एकदम इस पे आ गया कि अगर ये दोषी है तो इसे गिरफ्तार कर लो। तो ये जो चैलेंज करने की बात थी, जब सच में चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो आम आदमी पार्टी को ये पता नहीं चला कि उसे करना क्या है। दूसरी समस्या अरविंद केजरीवाल के साथ ये हुई कि जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग था। उन्होंने उसको मनीष सिसोदिया को दे दिया, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास 2.5 दर्जन से ज्यादा विभाग थे। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया, जब उन्हें यह लग रहा था, खुद मनीष सिसोदिया सुबह जाते हुए कह के गए थे कि मैं अगर गया तो 6-8 महीने से पहले नहीं आऊंगा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी की। सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद उन्होंने यह तय किया कि अब संभावना मनीष के कम से कम महीनों तक नहीं तो 1 महीने तक तो लौटने की नहीं है। और ऐसे में 15-15 विभाग अगर एक मंत्री बिना मंत्री के चलेगा तो यह संभावना नहीं है कि आप सरकार चला लो। दूसरी मजबूरी अरविंद केजरीवाल की यह है कि अगर वो विभाग लेंगे नहीं तो उनको खुद आके खड़ा होना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल अगर खुद को दिल्ली में व्यस्त कर लेंगे तो 2024 की जो राजनीति या जो 2023 में होने वाले राज्यों के चुनाव की राजनीति है, वो वहां से अपने आप को वहां पर मौजूद नहीं रख पाएंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेके खुद को नैतिक तौर पे महान दिखाया जाए, और बाद में यह भी कह दिया जाए कि घोटाला तो हुआ नहीं है, ये जल्द वापस आ जाएगा। और मैंने लिखा भी था उसी दिन न्यूज में कि इस घोटाले में 3 चीजें हो सकती हैं। एक, इसके नेक्स्ट स्टेप पे गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल दोनों तक इसकी आंच आ सकती है। 2, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ये आने वाले समय में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की सीट पर आ सकते हैं। और शायद कल यही हुआ जब सौरभ और आतिशी को सरकार में एंट्री दे दी गई है। आगे हो सकता है उप मुख्यमंत्री दोनों में से कोई बन जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात पूछता हूँ, इस पूरे घटनाक्रम का, हाँ, चलिए अब तो कोर्ट तय करेगा कि जांच होगी, कोर्ट तय करेगा कि मनीष के पे ऊपर लगाई आरोप राजनीतिक है या वाकई में इन्होंने पॉलिसी में, लिक्विड पॉलिसी में फेरबदल करके निजी इंटरेस्ट के लिए काम किया। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में उड़ी एक हवा आगे तक राजनीति को प्रभावित करती है। 2024 की राजनीति की बिसात बिछनी शुरू हो गई है, और इस दौर में अरविंद केजरीवाल कभी विपक्ष का बड़ा चेहरा बनने की तैयारी करते हैं और कभी थर्ड फ्रंट केसीआर वगैरह के साथ मिलकर भी इनकी कुछ बातें सामने आती रही हैं। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बातें ये भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी के द्वारा इस समय मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर गलत स्टैंड लिया है, क्योंकि जिसको चुनाव के दौरान या चुनाव से पूर्व बीजेपी ने इस तरह का कहा, उसका चेहरा बड़ा कद बन के उभरा है। और कुछ लोग कह रहे हैं, यह भी बात सामने आ रही है कि इस गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा असर देखा जाएगा भविष्य की राजनीति में। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि बीजेपी ने ये स्टैंड गलत लिया है, तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि बीजेपी की जो राजनीति है, खास तौर पे नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, वो विपक्ष को निस्तेज करने की राजनीति है। यह हमने गुजरात में भी देखा और नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखा। आम आदमी पार्टी को साधने के लिए या बांधने के लिए मनीष सिसोदिया जैसे फेस को विवादों में ले आना बीजेपी के लिए नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ की तरह काम कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल उनके भरोसे दिल्ली को रखकर पूरे देश में अपनी स्ट्रेटेजी को अंजाम दे रहे थे। मनीष सिसोदिया के गिरने या बड़े होने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे विश्वस्त साथी को 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक अगर वो जेल में रखने में कामयाब हो जाएं,
तो अरविंद केजरीवाल का विजन ब्लर या उन्हें भ्रमित या उन्हें परेशान करने में बीजेपी कामयाब हो सकती है। अब हम जो आपका दूसरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को इसका क्या फर्क पड़ेगा या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे जो अरविंद केजरीवाल का सपना था वो ये था कि 2024 में वो चाहे थर्ड फ्रंट में जाएं, चाहे कांग्रेस के साथ ही जाएं, लेकिन वो उस एंटी बीजेपी मूवमेंट में अपना एक बड़ा हिस्सा चाहते थे और उसके लिए उनके पास वैलिड रीजन भी बन चुका था, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ने के बाद बाकी किसी भी अन्य दल के मुकाबले उनके पास 2 राज्य थे। ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ जाते तो भी वो एक बड़े पार्टनर बनते। और कांग्रेस अगर के बाद विपक्ष में आम आदमी पार्टी ही अब नेशनल हाँ, पार्टी तो का दर्जा हासिल कर चुकी है। बिल्कुल, तो अदरवाइज थर्ड फ्रंट के तौर पे भी केसीआर, उद्धव ठाकरे या और लोगों के साथ मिलके वो अपने आप को मुख्यमंत्री फेस भी प्रोजेक्ट कर सकते थे, सॉरी प्रधानमंत्री फेस भी प्रोजेक्ट कर सकते थे। और केसीआर जैसे लोग या जो भी लोग उस समय आते, चूंकि पार्टी बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनके साथ वो जोड़ सकते थे। प्लस उनको एक और अपने आप में फायदा होता कि राष्ट्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय या जातीय या पारिवारिक पार्टियों की समस्या है या लिमिट है, उससे वो अपने आप को ऊपर कर सकते थे। लेकिन ये जो दांव मनीष सिसोदिया का चला गया है सही समय पे, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, अगर इसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सबूत नष्ट करने के जो आरोप हैं, खुद जो आपके इनके वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कहा कि इसमें 7 साल से कम की सजा होगी, इसका मतलब 3-4 साल की सजा होगी। तो अगर आप ये मान रहे हैं कि 3-4 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट से बाद में हो जाती है या सीबीआई से भी होती है, तो आपकी राजनीति का तो आधार ही खत्म हो जाएगा, आप चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो मनीष सिसोदिया जैसे पत्रकार होते या समाज सेवी से राजनीति तक आने के बाद जो एक सफर था, उसको यहीं स्टॉप करके सबसे बड़ा सेटबैक अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को लगना है, क्योंकि उनके पास मनीष सिसोदिया जैसा विश्वसनीय आदमी फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देता है। या एक सवाल मैं और पूछूंगा सर, जी, भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है पुरानी चली आई है। हम्म, 2019 के लोकसभा से पूर्व हम लोगों ने देखा था कि राफेल को लेकर के बड़ा एक बवाल ब्लंडर खड़ा किया गया। एक बार स्थिति ऐसी आई कि राफेल को बोफोर्स से कंपेयर करने लगा जी, और विपक्ष कहने लगा कि भाई अब तो बीजेपी फंस गई है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि विपक्ष का ये जो एक परसेप्शन था, ये जमीन से पैर ऊपर था और जमीन को छू नहीं सका हम्म, और परिणाम वह रहे जो विपक्ष नहीं चाहता था। जी, ऐसे में अभी जो बातें हम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए कि भाई मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद डेंट खा गई आम आदमी पार्टी और अरविंद को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात आप मानिएगा, दिल्ली में और पंजाब में अभी नहीं जा रहा हूं, दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में पीछे भी बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लगते रहे, हम्म, उसके बाद भी यह लोग आम पब्लिक के बीच इतना मजबूती से पकड़े बनाए रहे कि पब्लिक ने उन आरोपों पर ध्यान नहीं दिया। और हम्म, जिस तरह से 19 में मोदी जी ने फिर से वापसी कर ली, उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी वापसी कर ली। तो मैटर करता है कि पब्लिक के बीच आप क्या छवि बनाते हैं, मुद्दे क्या है, ये एक अलग बात है। तो मैं यही कह रहा हूं, तो अरविंद केजरीवाल भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि पब्लिक के बीच गलत मैसेज चला गया तो हमें डांट लग सकता है। तो वो पब्लिक के बीच अपनी छवि को बना के रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, या वह भी वो राफेल वाला जो एक दाव था उस तरह से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे इसको जनता के बीच एक मोदी की तरह। क्या कहेंगे इस बारे में, और यदि कामयाब होते हैं तो कैसे देखते हैं फिर? देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जैसे ये कहा जाता है कि कांग्रेस के अलावा किसी को भी शासन करना नहीं आता, ऐसी ये भी एक बड़ा सच है कि भाजपा या जनसंघ या संघ के अलावा किसी को विपक्ष की राजनीति करनी नहीं आती है, क्योंकि दोनों के पास इतना बड़ा अनुभव है, एक को विपक्ष की राजनीति का, एक को सत्ता की राजनीति का, कि दोनों जानते हैं कि कैसे करना है। आज भी कांग्रेस अब जाकर विपक्ष की राजनीति करने लायक खड़ी हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की हम बड़ी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
जमीन पे पैदल चलने का फायदा राहुल गांधी को मिला है और आगे मिलेगा। एक विपक्ष की शक्ल अख्तियार करने लगे हैं। हाँ, अरविंद यही काम केजरीवाल विपक्ष के होते हैं। जी जी जी, अरविंद केजरीवाल के साथ एक प्लस पॉइंट था कि वो चूंकि खुद को आंदोलन से निकली हुई पार्टी बताते हैं और खुद को ये हमेशा कहते रहे हैं, और विपक्ष का जो काम है दिल्ली में खास तौर पे कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बखूबी निभाया और उसे लोगों तक पहुंचाया। तो जहां जहां कांग्रेस होती है वहां वहां आम आदमी पार्टी को सफलताएं मिल जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस आज भी जो अपना सोशल मीडिया है या जो अपना वर्क ऑफ स्टाइल है वो 2011-12 के तरीके से करती है। जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी हम इसको ऐसे समझ लें कि जेट युग में पहुंच चुकी है। तो समस्या अरविंद केजरीवाल के साथ ये आती है कि जब वो स्टेट की लड़ाई लड़ते हैं, देखिए जब दिल्ली का चुनाव दोबारा हुआ तो वो अपने कार्यों पे चुनाव लड़ रहे थे, अपने फेस वैल्यू पे लड़ रहे थे, वहां आरोप उनके ऊपर लग रहे थे। तो बीजेपी वही गलती कर रही थी जो बीजेपी के खिलाफ बाकी विपक्ष मोदी के खिलाफ करता है, कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने घोटाला किया। पब्लिक कहती है मोदी ने कुछ नहीं किया। तो जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो दिल्ली में भी यही था कि लोगों ने कहा, बीजेपी ने कहा खास तौर पे कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जिन लोगों को 200 यूनिट बिजली मिलती है फ्री, जिनको पानी फ्री मिलता है, जिनको बसों में आधी आबादी को टिकट फ्री मिलता है, तो उन्होंने कहा आप कुछ भी कहो हमको तो मिल रहा है। तो यहां क्या है, उस 5 साल के जो आपके पीछे के अनुभव पे वोट मिल रहा था जिसका फायदा अरविंद केजरीवाल को था। लेकिन बात वही है कि सवाल लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन की है। तो जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा की जगह लोकसभा इलेक्शन में उतरेंगे तो वो फिर वही बात करेंगे जो बाकी लोग करेंगे कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने राफेल में किया, मोदी ने अब ये जो नया अडानी चल रहा है। क्योंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं ये साबित करने के लिए कि मोदी ने कुछ गलत किया, और जो लोग हैं पूरे देश के वो मोदी से इसलिए खुश हैं कि आपको देश के तौर पे स्थिति अच्छी है, जो गरीब लोग हैं उनको 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है या राशन मिल रहा है, जो मिडिल क्लास है उसको उसकी जो चीजें चाहिए वो मिल रही हैं, और जिन लोगों को राम मंदिर, श्री राम मंदिर चाहिए था या 370 का मामला था या ऐसी चीजें जो राष्ट्रवादी सोच को पोषित करती हैं उनको वो मिल रहा है। इनफैक्ट मुस्लिम वोटर को भी वो मिल रहा है जो वो चाहते थे कि बाकी जगह मिले। तो 3 से 4% मुस्लिम वोटर भी मोदी के लिए चुपचाप वोट डाल आता है। ये हम लोगों ने जो वोटों का एनालिसिस होता है हमने देखा है। तो बात वहीं आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन जब वो राष्ट्रीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टेट का इलेक्शन है और जो नेशनल इलेक्शन है वो अलग अलग मुद्दों पे होता है। खुद अरविंद केजरीवाल 2020 में इस बात को कह रहे थे कि देखिए देश में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। तो क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि सीधी लड़ाई मोदी से हो जाए। उनको पता है कि अगर मोदी से लड़ेंगे तो यही वोटर जो उनको वोट दे रहा है वो मोदी को वोट दे देगा। और यहां जो समस्या अब आई है शराब घोटाले के साथ, आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की मजबूरी क्या है। वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री भी हैं, उन्हें बार बार ये कहना पड़ रहा है कि वो शिक्षा मंत्री हैं और हम बच्चों के लिए स्कूल बना रहे थे इसलिए उसे जेल भेज दिया है। तो ये जो एक कशमकश है ये उनके लिए परेशानी का कारण है। और शायद जो मैंने एक सवाल आपसे पहले किया था कि उनकी विरोध करने की जो शैली है वो क्यों चेंज हो गई है, कहीं ना कहीं अपने ही दाव चेंज नहीं हो गई है, क्योंकि वो विरोध तब करेंगे जब उनके अपने पत्ते सही होंगे। क्योंकि अब हर आदमी का एक सवाल है, ये सवाल जिस दिन आप समझिए कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को जेल की बात हुई, सबसे पहले जो रिमार्क आए वो कांग्रेस की तरफ से आए कि शीला दीक्षित पे आरोप लगाने वाले केजरीवाल अब जवाब दें। तो अब जवाब दें, बिल्कुल। हाँ, अच्छा तो सर, अभी तक हम ये जो बात कर रहे थे ये एक पॉलिटिकल ग्राउंड की बातें थी। डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर विरोध प्रदर्शन आंदोलन ये बड़ी चीजें हैं। देश की आजादी के बाद, भाई आजादी से पहले काफी आंदोलन हुए, गांधी आंदोलन बहुत मशहूर रहे हैं,
लेकिन देश की आजादी के बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, जिसने सत्ता की चूल्हे हिलाई। उसने देश को बड़े बड़े नामी चेहरे दिए जो राजनीति में छाए, राजनीति में पक्ष विपक्ष की राजनीति की। उसके बाद यदि कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो वो अन्ना आंदोलन था। अन्ना आंदोलन से एक पार्टी निकलती है अपने ही लोगों के विरोध के बाद, उसके बाद उसकी स्थिति यहां तक आ जाती है। तो ये जो इस डेमोक्रेसी में एक आंदोलन करने की एक प्रथा है, ये कितना प्रभावित होगी इस घटना से? देखिए, ये एक समय चक्र है। अगर आप इसको ऐसे समझें कि हर 25-30 साल बाद व्यवस्था से जो समाज होता है वो ऊब जाता है। आजादी के बाद जो शुरुआती 15 साल थे, जिसको हम नेहरू युग कहते हैं, वो एक ऐसा दौर था जिसमें हर आदमी कुछ सपना देख रहा था। हम लिखते थे ना, हमारे यहाँ गाने बनते थे, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तान। तो वो सपनों का दौर था। सपनों के दौर के बाद हमने बीच में युद्ध देखे। हम पाकिस्तान से जीते तो हम चीन से हारे, जिसमें फिर नेहरू जी के कहने पे गीत लिखा गया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्योंकि हमारे पास हम हार के चुके थे और एकदम से जो है सिचुएशन आ गई थी, तो नेहरू जी में हिम्मत नहीं थी कि वो जो है भाषण दे सकें, देश को संबोधित कर सकें। तो ये जो परिस्थिति हुई, उसके बाद लगातार हमने दौर देखा। फिर एक दौर तानाशाही का आ गया, इंदिरा गांधी का दौर आया, और इंदिरा गांधी के दौर में हमने ये देखा कि लगातार चीजें ऐसी होने लगी जिससे समाज को ये लगने लगा कि फिर से हम जो है उसी ब्रिटिश काल में पहुंच गए हैं, या तानाशाह में वाले दौर में पहुंच गए हैं, जहां लोगों की इच्छाओं की बात नहीं हो रही है, सब कुछ अपनी मन मर्जी का हो रहा है। तो चाहे वो संजय गांधी थे या इंदिरा गांधी थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसको जयप्रकाश नारायण ने जो है एक उनका चेहरा बने। हालांकि विनोबा भावे ने जयप्रकाश नारायण से उस समय कहा था कि आप जो इस आंदोलन को छात्र राजनीति के तौर पे प्रयोग कर रहे हो, इसके दुष्परिणाम आपको आज नहीं, आज से 10-12 साल बाद दिखाई देने शुरू होंगे। लेकिन यह भी सच है, राजनीति में लोग प्रयोग करते हैं और सफल हो जाते हैं कई बार। तो जयप्रकाश नारायण ने जब इस छात्र राजनीति को हवा दी, और उससे जो प्रयोग के बाद जो परिणाम निकला, उसमें लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे चेहरे निकल के आए, जिन्होंने इस देश की राजनीति को सिवाय दर्द और घोटालों के कुछ नहीं दिया। तो जयप्रकाश नारायण की जो राजनीति थी, उससे जो प्रोडक्ट निकला, वो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जैसे लोग निकले, जिन्होंने इस देश की राजनीति में प्रोडक्टिव कुछ नहीं दिया। हाँ, कुछ ऐसे निर्माण किए जिससे राजनीतिक तौर पे एक घोटालों की या ब्लैकमेलिंग की राजनीति शुरू हुई, या जातीय राजनीति शुरू हुई। अब आप देखिए कि उसके 25-30 साल बाद फिर से 2010 में आकर वही एक स्थिति आई। क्योंकि जब फिर से 20 साल के लिए चीजें चली गई, लोग अपने अपने दौर में आ गए कि नहीं भाई अब सही है, अब कुछ बदलेगा, नया दौर आएगा। इंदिरा गांधी ने अच्छी चीजें दी, राजीव गांधी आए, वो भी एक नया दौर था, कंप्यूटर लाएंगे हम। और उसके बाद फिर से जो है उदारीकरण के बाद भारत में एक नई हवा चली, जिसमें लोग फिर से ये कहने लगे कि अब हम विदेशों से हमारी वो हो गई है, हम लोग जानने लगे। लेकिन 2010 के बाद जब रिसेशन आया और लोगों की वो हवाई किले टूटने लगे, लोगों को लगने लगा कि नौकरी 2 मिनट के अंदर चली जा रही है। सुबह सो के उठ रहे हैं तो पता लग रहा है कि आपके पास फोन आ गया, या लोग ऑफिस गए तो उनको कह दिया कि आप वापस चले जाओ, या शाम को घर ऑफिस से कहा कि आज कल से मत आना। तो वो एक फिर से दौर आया जिसमें लोगों में डिप्रेशन आया। और इसी चीज का फायदा अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल ने उठाया, और आंदोलन के तौर पे जो फ्रस्ट्रेशन थी लोगों की, उसको भरपूर उपयोग किया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि क्या आगे के आंदोलन नहीं होंगे, आंदोलन होंगे, लेकिन वो जो उसका साइकिल है 25, 30, 35 साल का, वो एक चलेगा। इसीलिए अमित शाह डंके की चोट पर कहते हैं
कि 2050 तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ने अगले 30 साल बीजेपी को दे दिए हैं। यानी कि आने वाले 30 साल बाद ही कोई आंदोलन इनको हटा पाएगा। नहीं, हो सकता है 20 साल बाद हो जाए, मगर चलिए ठीक है, हाँ, वो एक भविष्य की समय बात लगेगा। है। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी साफगोई से और बड़े एक अनुभव को, अपने ज्ञान को साझा किया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको हमारी यह परिचर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।